So dear students, I welcome you all. Now in this lecture we shall discuss Coulomb's law of electrostatics. Electrostatics का Coulomb's law क्या होता है ये हम देखने वाले. A force exists between two point charges separated by a distance r. अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस है तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी. अभी इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आएंगे. पहले हम सारे पॉइंट एक एक बार करके देख लेते हैं. दिस फोर्स इज कॉमनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस फोर्स को हम जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं. Fe इज एट्रैक्टिव. कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव होगी फॉर अनलाइक चार्जेस. पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज ऐसे हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसी होगी, एट्रैक्टिव होगी. जनरली इसको नेगेटिव साइन से भी हम क्या नाम है लिखते हैं. ओके. एंड इट विल बी रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में ये कैसी होगी, रिपल्सिव होगी. डायरेक्शन ऑफ Fe, ये फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है कि ये अपना डायरेक्शन भी शो करेगी. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लाइन होगी उसी का अलोंग होगी. तो इसकी थोड़ी सी एक फिगर बना लेते हैं बच्चों. सपोज करिए एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है. लेट इट बी Q1 एंड इट बी Q2. दीज आर टू पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस is suppose this r. So these are 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance r. Then a force जिसको हम कहेंगे Fe exist between these two point charges. अब Coulomb's law क्या है इसके अंदर? Coulomb's law के दो पार्ट हैं, इसको समझिए. ये जो इनके बीच में जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. ओके. ये जितने जितने कूलम के होंगे इनको आप मल्टीप्लाई कर दिए, जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट आएगा उतनी ही ज्यादा ये फोर्स आएगी. ओके. और इस लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों, इस लॉ को बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ. ओके. इस लॉ को बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ. ये जो कूलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इसको क्या बोलते हैं, इस लॉ को, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके. जैसे कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं. इन दोनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर दें तो इससे हमें यह पता लगता है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ लॉ, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड एट द सेम टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. ओके. इन दोनों लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है कूलम्स लॉ. बात समझ में आई? ये क्या बनता है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बात समझ में आ गई? हाँ. कूलम्स लॉ के लिए हम वो इक्वेशन नहीं लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ये बात याद रखिएगा, वो तो इक्वेशन है. एक्चुअली में लॉ यही है. ओके. बात समझ में आती है? अब क्योंकि हमारा इससे पेट तो बढ़ता नहीं है, मैथमेटिक्स का पेट तो साइन ऑफ इक्वालिटी से बढ़ता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं बढ़ता. तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस साइन को हटाकर क्या लिख दूं, एक कांस्टेंट लगा दूं और जानबूझ के कांस्टेंट C डैश लगा रहा हूं. ठीक है. बहुत से लोग K लगाते हैं, K डैश लगाते हैं, C लगाते हैं. मैं C डैश लगा रहा हूं, उसकी कुछ वजह है. Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके. नाउ व्हाट इज दिस C डैश? C डैश इज कूलम्स कांस्टेंट. अब ये कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये हम अगले पार्ट में देखते हैं. ओके. अब हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपैरिजन करने वाले. ओके. बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिससिमिलैरिटी है दोनों में. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो जिसके ऊपर सवाल आ सकता है, आया भी है. ओके. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, अगर दो पॉइंट साइज मासेस हैं, पॉइंट साइज मासेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू.
बात समझ में आती है? बिल्कुल सेम यहां पर भी ऐसा ही है। तो दिस इज द सिमिलैरिटी, बात समझ में आ गई? यहां पर बेसिकली एनर्जी कंस्टेंट लिया गया, यहां पर इनर्शिया कंस्टेंट लिया गया, यहां पर चार्ज का प्रोडक्ट लिया गया, यहां पर मास का प्रोडक्ट लिया गया। क्या बात समझ में आती है? ओके, यहां पर भी आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया जी, इसको कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहा, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। और यहां पर भी आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया, इसको आपने कूलम्ब्स कांस्टेंट कह दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, यहां तक बात क्लियर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती उस मटेरियल के ऊपर जो कि इन दोनों मासेस के बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गई? यानी अगर इनके बीच का मटेरियल बदल भी जाए किसी वजह से, जैसे सोलर एक्लिप्स हो रहा है, तो सोलर एक्लिप्स के बीच में चांद बीच में आ जाता है, तो वैक्यूम की जगह चांद का मटेरियल आ गया बीच में या नहीं? ठीक है, लेकिन फोर्स नहीं बदलती बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या बारी बात समझ में आ रही? तो मटेरियल अगर बदल भी जाए तो जी नहीं बदलता, जी नहीं बदलता तो ये फिर फोर्स भी नहीं बदलती। फोर्स सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर और डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस पर डिपेंड करती है। लेकिन इस वाले केस के अंदर जो ये C डैश है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल बिटवीन Q1 एंड Q2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये नजर आ रहा है लिखा हुआ? ओके, आ रहा है। ओके, तो ये जो C डैश है ये Q1 और Q2 के बीच का जो मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हेंस ये फोर्स अब चार चीजों पर डिपेंड करेगी, Q1 पर डिपेंड करेगी, Q2 पर डिपेंड करेगी और R स्क्वायर पर, यानी R की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, और साथ के साथ C डैश पर भी डिपेंड करेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये बेसिक डिफरेंस है कि कूलम्ब्स फोर्स मटेरियल डिपेंडेंट होती है जो चार्जेस के बीच में होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होती, बीच में चार्ज के बीच, सॉरी मासेस के बीच में जो मटेरियल होगा। ओके, अभी हमने पॉइंट साइज की बात करनी है कि पॉइंट साइज का क्या मतलब है। अब हम ये समझते हैं कि पॉइंट साइज चार्ज जो लेते हैं हम, उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है। ओके, दो बातें हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगर इन बातों को समझेंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, सपोज कीजिए मैंने एक चार्ज लिया और एक दूसरा चार्ज लिया, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस लेना होता है। ओके, क्योंकि मुझे फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस लिखना होता है। तो मैं डिस्टेंस कैसे लूंगा? मैं डिस्टेंस लूंगा बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है। अगर ये चार्जेस ऐसे हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, और बड़े करके दिखाते हैं, ठीक है, सपोज करिए ये और दो बड़े चार्जेस, इतने बड़े बड़े चार्जेस, सपोज ये Q1 है एंड दिस इज Q2। तो अब हम इसके अंदर डिस्टेंस कहां से लेंगे? ओके, इसके अंदर डिस्टेंस हम लेंगे कहां? डिस्टेंस क्या यहां से लेकर यहां तक लेंगे, या डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक लेंगे? दो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएंगे, आदमी दिक्कत में आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कहां से लेना है। अब एक्चुअली में जो लॉ है वो पॉइंट साइज चार्जेस के ऊपर है, यानी स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, तो पॉइंट साइज चार्ज होना चाहिए। पॉइंट साइज होने का मतलब ये नहीं है कि स्मॉलर चार्ज हो, कि वो 1 माइक्रोकूलम का हो या 1 इलेक्ट्रॉन ही हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है। पॉइंट साइज मींस द चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चार्ज जो है वो छोटा होना चाहिए, उसकी कूलम बहुत कम होनी चाहिए, नहीं, एक ही जगह पर वो इकट्ठा होना चाहिए। ओके, पॉइंट साइज चार्ज means charge must be concentrated at a point। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा चार्ज। अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात क्या है पॉइंट साइज को लेकर? सपोज कीजिए ये मेरे पास रेंच है एक, ओके, मेटालिक रेंच है, ओके। इसको आप देखेंगे कैलकुलेशंस में मैं कभी तो इसको पॉइंट साइज मानूंगा, कभी इसको पॉइंट साइज नहीं मानूंगा। ये किस पे डिपेंड करता है? जब दो चार्जेस हम लेते हैं, ओके, तो फॉर एग्जांपल ये रेंच जो है ये Q1 है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट Q2 है।
अगर बीच का ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, अगर फॉर एग्जांपल इस रेंज का कंपैरिजन मैं यहां रूम के डिस्टेंसेस से कर रहा हूं, तो फिर मैं इसको पॉइंट साइज नहीं मानूंगा, इसको फिर मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट मानूंगा और इसके अलग अलग डिस्टेंस निकालकर इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की या सेंटर ऑफ चार्ज निकालने की कोशिश करूंगा। वो हम बाद के कैलकुलेशंस में देखेंगे। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अगर इसका डिस्टेंस मैं सन से कंपेयर कर रहा हूं, सन से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका साइज सन के डिस्टेंस के मुकाबले में, यानी ये जो आर होगा उसके डिस्टेंस के मुकाबले में, इसको क्या मानूंगा मैं? पॉइंट साइज मानूंगा। तो पॉइंट साइज का आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऐसा नहीं है कहीं हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ भी सकता है, ऐसा भी होगा बेसिकली, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये पूरी बॉडी मेटालिक चार्ज हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, बात समझ में? फिर हम चार्ज इसको कहेंगे, और जो फॉर्मूले लगेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो उस वक्त जब काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगेंगे या एनएलएम के फॉर्मूले लगेंगे, तो उस वक्त ये जो मास है, ये मास ऑफ द चार्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि चार्ज जिस बॉडी पर है उसका मास लिया जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है। बात समझ में आती है? तो अब हम कंप्लीट फार्मूला ऑफ कूलम्ब्स फोर्स देखेंगे। कंप्लीट फार्मूला में मैंने दो फार्मूले लिखे हैं। एक्चुअली दूसरा फार्मूला बिल्कुल कंप्लीट फार्मूला है, पहला फार्मूले से हम समझेंगे लेकिन बात को। कंप्लीट फार्मूले में हमने क्या लिखा? Fe यानी कूलम्ब्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दूसरे फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन m को मैंने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर सेम ही है पहले जैसा। तो एप्सिलॉन को तो अभी हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन 4 पाई। ये 4 पाई कहां से आ गया, क्या बल्ला है भाई ये, है ना? तो इसको समझते हैं, उसके बाद एप्सिलॉन पर आने वाले। देखिए कूलम फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे, सपोज करिए ये पॉइंट साइज चार्ज है, कोई क्यू चार्ज बैठा हुआ है, ओके, कैपिटल क्यू चार्ज बैठा हुआ है, पॉइंट, किसी पॉइंट पर बैठा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे डिस्टेंस पर, मेरे आर डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज अगर आएगा तो मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट मेरे और उसके चार्ज की वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो फॉर एग्जांपल वो चार्ज बैठा हुआ है r दूरी पर, यहां पर Q, ठीक है, कितनी दूरी पर बैठा हुआ है? r दूरी पर बैठा हुआ है। तो ये जो फोर्स होगी कूलम्ब्स फोर्स, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर के। क्या बात समझ में आती है? ओके। अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये अभी आगे हम पढ़ने भी वाले जब वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम फोर्स की। अगर यही चार्ज उठकर यहां आ जाए भाई, है ना, 90 डिग्री पर आ जाए, तो क्या होगा? ये फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ इधर हो जाएगा, लेकिन फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी। अगर ये चार्ज उठकर यहां आ जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का? ये हो जाएगा, डिस्टेंस आ रही रहे। तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है ये बेसिकली चारों डायरेक्शंस के लिए है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो चारों डायरेक्शन का मतलब ये एक सर्किल के लिए, तो ये आपका कौन सा, ये कितना एंगल हो गया? ये आपका पाई हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका 2 पाई हो गया। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये चार्ज ये कह रहा है चारों तरफ अगर कोई चार्ज आएगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर चारों तरफ ही नहीं है, समझिए, इस चार्ज के कोई यहां पर चार्ज आ गया, आगे की तरफ चार्ज आ गया, या बोर्ड के पीछे की तरफ, तो अगर कोई पॉइंट साइज चार्ज बैठा हुआ है तो उसके चारों तरफ और इधर भी चारों तरफ, यानी 8 तरफ अगर कोई चार्ज आता है तो ये फोर्स कितनी लगाएगा? इतनी लगाएगा। तो ये जो फोर्स है ये किसके लिए डिफाइन है? ये फोर्स बेसिकली एक स्फीयर के लिए डिफाइन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यानी चारों तरफ ऐसे और चारों तरफ ऐसे, तो एंगल कितना हो गया? ये 2 पाई ऐसे और 2 पाई ऐसे। तो फोर्स किसके लिए डिफाइन है? ये जो फोर्स है ये किसके लिए डिफाइन है? ये 4 पाई एंगल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? 4 पाई। तो 4 पाई एंगल के लिए इतनी फोर्स, लेकिन चार्ज तो हमेशा जब भी होगा वो एक लाइन में ही होगा ना। एक चार्ज पूरी स्फीयर पे तो बैठेगा नहीं, वो किसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि पॉइंट साइज चार्ज है। तो पॉइंट साइज चार्ज है तो सिर्फ एक लाइन के लिए होगा। तो एक लाइन के लिए जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? 1/4 पाई कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि 1/4 पाई कहां से आ गया।
नाउ अब हम इस फॉर्मूले को और डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं, जिन चीजों की बात नहीं की वो बात करेंगे। एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन वर्ड कौन सा भैया, ये EPSILON है ना, ग्रीक भाषा का वर्ड है एप्सिलॉन। ऐसे करके ऐसे ई करली ई बना देते हैं, क्या मेरी बात समझ में आती है? एप्सिलॉन एम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वर्ड एब्सोल्यूट आ रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या चीज होगी, इसके पास यूनिट होगी। यूनिट क्या होता है? फैराड्स पर मीटर। कैपिटल F/m भी लिख सकते हैं या लिखते ही हैं, बात समझ में आई? परमिटिविटी क्या होती है? जैसे जब हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। हम साउंड की बात करते हैं तो हम एकॉस्टिक नॉइज या एकॉस्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं, है ना। लाइट की बात करते हैं तो परमिएबिलिटी की बात करते, सॉरी लाइट की बात करते हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली मीडियम एसोसिएटेड कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में, बात समझ में? एब्सोल्यूट परमिटिविटी यहां पर रखेंगे, हमेशा ये मीडियम की परमिटिविटी रखी जाएगी यहां पर। तो इसलिए ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अगर आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं रखना चाहते हैं मीडियम की, तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी रखनी पड़ेगी मीडियम की। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर, ये लिखा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये बेसिकली डायमेंशनलेस होता है, ऊपर और नीचे इसकी यूनिट बराबर होती है, कट के जो है कोई यूनिट नहीं बचती, इसलिए एप्सिलॉन आर इज जस्ट लाइक ए नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर, है ना। एप्सिलॉन आर रखेंगे तो इसके साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखनी पड़ेगी हमेशा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वर्ड एब्सोल्यूट आ रहा है तो इसके पास भी यूनिट होगी, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए निकाल ली। फ्री स्पेस का मतलब नो स्पेस, है ना। आप इसको वैक्यूम अभी समझ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दिस यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट, है ना, यह आपको याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये किसके बराबर होती है? दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस को हमने कहां रखा? फ्री स्पेस में रखा, फोर्स मेजर कर ली। उतने ही डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस को कहां पर रखा? मीडियम के अंदर रखा, किसी मीडियम के अंदर जिसकी हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, उसके अंदर रखा, फोर्स मेजर कर ली। दोनों फोर्सेस का रेशियो लिया, कैसे आएगा? फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, force when charges are placed in that medium to which we want to calculate the relative permittivity। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मीडियम कौन सा है? फ्री स्पेस है सिर्फ, तो उसी की परमिटिविटी रखनी है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? नीचे क्या होगा? 1/4 बाई एप्सिलॉन एम। क्यों? क्योंकि अब तो चार्जेस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, तो परमिटिविटी की जगह क्या लिखेंगे? परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रखेंगे। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई का किस्सा यहां से खत्म, एप्सिलॉन एम ऊपर, एप्सिलॉन नॉट नीचे। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रखा जाता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो अभी आपने फार्मूला देखा, इसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं फ्री स्पेस की। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये किसी मीडियम के निकालने का फॉर्मूला था। अब फ्री स्पेस के लिए क्या रखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ये तो हमेशा रखेंगे न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन गिवन मीडियम। हियर मीडियम इज फ्री स्पेस, अभी मीडियम फ्री स्पेस के लिए ही तो निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमेशा यही रखा जाएगा। 1/4 बाई एप्सिलॉन एम रखा था आपने यहां पर, बात समझ में आई? अभी क्योंकि फ्री स्पेस के लिए ही निकालनी है, तो फ्री स्पेस की एप्सिलॉन एम किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। बात समझ में आती है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। एप्सिलॉन आर कितना आ गया? 1 आ गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है? 1 होती है फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इज एज गुड एज एयर, विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी वी कैन प्लेस इट फॉर एयर ऑल्सो। बात समझ में आई? तो यहां पर लिख दें फॉर एयर ऑल्सो, है ना, ऑल्सो फॉर एयर, ऐसे करके लिख लीजिए। हम एयर के लिए भी इसको यूज करेंगे, हालांकि एयर के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन हम ये यूज कर सकते हैं।
तो Fe किसके बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखिए 90% टाइम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं आप, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एप्सिलॉन m को आप रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से और एप्सिलॉन r को 1 पुट कर देंगे। अगर दोनों चार्जेस को कहां पर प्लेस कर रखा है आपने, एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर प्लेस कर रखा है, तो किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज स्टेट नहीं की गई है कि चार्जेस कहां रखें, तो आप फट से मान लीजिए कि ये फ्री स्पेस में है या फिर ये वैक्यूम के अंदर है या एयर के अंदर। ओके, तो हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Fe इज मैक्सिमम फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो चुका है, इससे छोटा अब और नहीं होने वाला, तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगी फॉर दीज टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, जो बातें मैंने कही हैं लिखी नहीं है बोर्ड पर, वो भी नोट कर लीजिए, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट सीखने के बाद आपके लिए न्यूमेरिकल करना आसान होगा। अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। फिलहाल आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, इसके सारे नोट्स बना लीजिए।